स्वागत है आप सभी का। आज का ये लेक्चर रहने वाला है द लिविंग वर्ल्ड लेक्चर और इस वीडियो के अंदर आपको नीट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएगी। मोर देन इनफ ये वीडियो रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये एनसीईआरटी के ही पेज की बातें हैं, ये सबसे फर्स्ट पेज है बुक का, तो उस पेज की ये डिटेल है और ये बेसिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमसे ये कहता है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजी क्या है? साइंस है लिविंग फॉर्म्स की, यानी लिविंग फॉर्म्स यानी कोई भी जिंदा चीज़ की साइंस है, या फिर लिविंग प्रोसेस जो भी प्रोसेस होते हैं उनकी साइंस है। ठीक है, तो ये होता है बायोलॉजी का मतलब। अगर हम देखें, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो जिसका मतलब है लिविंग और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को ही बायोलॉजी दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था। और दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो अर्ली मैन हैज़ क्लासीफाई ऑल मैटर्स प्रेजेंट इन द अर्थ इन टू कैटेगरीज। अर्ली मैन मतलब वो लोग जो अर्थ में बहुत सालों पहले रहते थे, या यूँ कहें फर्स्ट जनरेशन यानी आदि मानव लोग टाइप जो थे, जो एकदम नए नए आए थे अर्थ में। तो उनने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले क्लासीफाई किया, उनने हर चीज़ को जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट थी उसको दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला था एनिमेट। एनिमेट का मतलब था लिविंग या फिर बायोटिक, यानी जो लिविंग थी उन सारी चीज़ों को एक कैटेगरी में बांटा उनने, और जो नॉन लिविंग थी उसे कह दिया इनएनिमेट, और नॉन लिविंग या एबायोटिक उनने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमेट की तो इसके अंदर दो चीज़ आती थी, प्लांट और एनिमल को उन्होंने इसके अंदर डाला, और इन एनिमेट के अंदर आता था विंड, सी और फायर। तो अर्ली मैन ने ये दो क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी के ऊपर ना आपके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो जो पहला व्यू है वो है बायोसेंट्रिक व्यू। इस व्यू के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ऑल लिविंग स्पीसीज आर कंसीडर इक्वल। जिन लोगों का ये व्यू होता है बायोसेंट्रिक व्यू, वो लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को इक्वली लेते हैं, यानी जो भी स्पीसीज हैं उन सबका महत्व वो समझते हैं। वो ये नहीं कहते कि यार इसको होना जरूरी था या इसको नहीं होना था, या हम ही हैं डोमिनेटिंग। उनकी सोच ऐसी नहीं होती। वो ये समझते हैं कि फूड चेन में हर किसी ऑर्गेनिज्म का अपना इंपॉर्टेंस है, और इस व्यू में हम रूल समझते हैं, हर किसी का महत्व समझते हैं, फीचर्स समझते हैं, इंपॉर्टेंस समझते हैं, हर स्मॉल से स्मॉल स्पीसीज़ की भी। ठीक है, अगर कोई छोटी सी भी छोटी चीज़ है तो हम उसका महत्व समझते हैं, उसका रूल्स, उसके फीचर, उसके क्या क्या काम है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरा व्यू होता है बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का, वो है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। ठीक है, तो इस व्यू का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ह्यूमन आर कंसीडर्ड सुपीरियर। इसमें हम ह्यूमन को कंसीडर करते हैं सुपीरियर देन अदर स्पीसीज। ठीक है, इसमें एक इंसान सोचता है कि हम ही हैं डोमिनेटिंग और हमारे आगे कोई नहीं है, हम ही हैं जो हैं। अगर कोई इंसान इस तरह की सोच रखता है तो उसका क्या होगा, विनाश ही होगा। ठीक है, हाँ, तो उसका विनाश ही होगा। तो वो दूसरे की इंपॉर्टेंस समझता नहीं है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करता रहता है, उन्हें परेशान करता रहता है। तो ऐसा करते टाइम पर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसी इंसान को समझ आएगा कि यार हम ही नहीं है, हर किसी का महत्व है, हर किसी का महत्व समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम हर किसी का महत्व समझेंगे तो देयर विल बी इमेंस प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। तो हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज बढ़ेगी, हमें समझ आएगा कि यार इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, हमें अलग अलग नॉलेज मिलेगी कि क्यों चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हैं। तो इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी अगर हमारा बायोसेंट्रिक व्यू रहेगा। पर अगर किसी का बायोसेंट्रिक व्यू नहीं है, वो खुद में ही अपने आप को ज़्यादा ही महान समझ रहा है, वो ये नहीं समझ रहा कि प्रकृति बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई है, इसका हर छोटी सी छोटी चीज़ जो आपके अराउंड है उसका महत्व है, हर किसी का अपना महत्व है। तो ये अगर कोई इंसान नहीं समझ रहा तो उसकी लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज, उसकी नॉलेज में बहुत ही कम प्रोग्रेस हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग के ढक्कन बंद कर लिए हैं, ये समझना बंद कर लिया है कि आसपास की भी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सभी का व्यू बायोसेंट्रिक व्यू होना चाहिए। आपको हर किसी की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो बेसिक सी बातें थी, चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया के अंदर, G20 सम्मेलन हुआ था। ठीक है, G20 सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन के अंदर क्या होता है, नेचर की इंपॉर्टेंस को समझा जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंस है वो भी बायोसेंट्रिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। और G20 का जो स्लोगन था वो क्या था कि वासुदेव कुटुंबम। तो इसका मतलब ये था कि दी वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। इस वर्ल्ड में हर कोई भी है, जो भी चीज़ है वो एक फैमिली के जैसे है। इवन आवर इंडियन कल्चर स्टेट दैट ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर लाइक अ फैमिली एंड आर इक्वल। तो हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो भी यही कहता है कि ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर लाइक अ फैमिली। तो यहाँ पे हर कोई चीज़ जो है वो एक फैमिली के जैसे है। तो यही बात है, ये एक बायोसेंट्रिक व्यू था। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है। तो ये बेसिक बेसिक बातें भी चल रही हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो इसको ना मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटीज़ क्या हैं, चलिए एक बार थोड़ा सा इसे थोड़ा वाइड करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमने बनाई दो वर्टिकल लाइंस और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपकी मम्मी होती हैं और आपके पापा होते हैं। ठीक है, फादर। तो जब मदर और फादर्स होंगे तो एक बेबीज होंगे, तो पहला बच्चा होगा और दूसरा बच्चा होगा। ये मान लीजिए एक बॉय है और दूसरा गर्ल हुआ। तो अब हम बात करेंगे सिमिलरिटीज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरुआत में यहाँ पे फादर और मदर के बीच में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक है, तो इस यहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी।
तो वहीं अगर हम बात करें मदर और ब्रदर के बीच में क्या है, तो यहाँ पे एक हमें वर्टिकल लाइन बनानी पड़ रही है, तो वर्टिकल सिमिलैरिटी यहाँ पे होगी। तो इसका मतलब बस यही है, वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ यानी दो जनरेशन के बीच की सिमिलैरिटीज़, और हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ मतलब एक ही सेम जनरेशन के बीच की सिमिलैरिटीज़। तो यही मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ के बीच में। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ और वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ समझ आ गई होगी। चलिए एक बार इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ की बात करी जाए तो सिमिलैरिटीज़ विद इन अ जनरेशन, तो एक ही जनरेशन के बीच में ये सिमिलैरिटीज़ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रदर और सिस्टर के बीच में, तो ये सिबलिंग्स बोल दिया हमने, तो इन्हीं के बीच में होती है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़, यानी इंट्रा जनरेशन, यानी जनरेशन के बीच में। और दूसरे अगर हम बात करें वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ के बारे में, तो ये दो जनरेशन के बीच में होती है, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में ये होती है, और इसी को हम कहते हैं इंट्रा जनरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज़ भी समझ आ गई होंगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल ऑर्गेनिज्म एवर लिव्ड ऑन अर्थ बट वेरी डिग्री एज वेल एज शेयर कॉमन जेनेटिक मटीरियल्स विच इज़ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका मतलब बस ये है सिंपल सा कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो कोई वर्टिकल सिमिलैरिटी से रिलेटेड है या फिर कोई हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी से रिलेटेड है। और दूसरी बात, ऑर्गेनिज्म इवन लिव्ड ऑन अर्थ, यानी हर ऑर्गेनिज्म अर्थ में रह रहे हैं, ठीक है, बट टू वेरिंग डिग्री एज वेल एज शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। पर हर चीज़ सेम होने के बाद भी उनके अंदर कुछ वेरी करता है, तो वो डिग्री करती है, और कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म के बीच में वेरी करता है, ठीक है। और ये जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, तो वो होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, और वहीं बात करें आरएनए की, तो वो बस कुछ फ्यू वायरसेस के अंदर पाया जाता है। तो चलिए अभी हमने सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब फाइनली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते ही हमें एक बाबा मिलते हैं, उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट नीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक में अपने कान खोल के सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों अर्नेस्ट मेयर का जब भी नाम आए ना, तो आपको ये याद रखना है कि इनका 100 नंबर फेवरेट था। क्यों था? पहली बात तो ये थी कि ये 100 साल जिंदा रहे थे, 1904 से 2004 तक तो ये जिंदा रहे थे। और दूसरी बात कि दुनिया के अगर हम 100 बेस्ट साइंटिस्ट के नाम लिखें तो उनमें इनका नाम आता था, यानी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनको एक सम्मान के तौर में इन्हें कहा जाता था कि ये डार्विन है ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के जैसे इनको भी सम्मान दिया जाता था कि ये भी डार्विन है 20th सेंचुरी के। और ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनके पास 3 अवार्ड थे। पहला था इनके पास बेल्जन प्राइज़, 1983 में इन्हें मिला था। दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, जो इन्हें 1904 में मिला था। और तीसरा प्राइज़ था कारफोर्ड प्राइज़, जो इन्हें 1999 में मिला था। तो दोस्तों इनके ये प्राइज़ के नेम आपको ज़रूर याद कर लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछे गए हैं। तो नीट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता था, ये भी पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो इनके बारे में पूछी जाती है। अब आप कहेंगे कि ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनने आखिर क्या फाइंड किया था? तो देखिए इनके बहुत सारे रिसर्च रही हैं, बहुत सारी इनने रिसर्च कर रखी है, पर मेन जो इनकी थ्योरी थी जिससे बहुत ज़्यादा फेमस हुए, वो थी मेयर हैज़ गिव बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़। इनने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पीसीज़ का, और वही जो इनने डेफिनेशन दी थी स्पीसीज़ की, वही करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है स्पीसीज़ की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन that can breed together and can produce fertile offsprings are said to belong same species, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन में रहता है और वो क्या करता है, कैन ब्रीड, यानी वो बच्चे पैदा कर सकता है, ऑफस्प्रिंग, उसके जो बच्चे होंगे वो भी फर्टाइल होंगे, यानी वो भी आगे जग के और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर वो सेम स्पीसीज़ के साथ ही ब्रीड करेगा तभी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होंगे, यानी फर्टाइल बच्चे होंगे। अगर वो दूसरे स्पीसीज़ के साथ रिप्रोडक्शन करेगा तो फर्टाइल बच्चे नहीं होंगे। तो ये कहा था हमारे अर्नेस्ट मेयर साहब ने, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई डोंकी है जैक, ठीक है, मेल डोंकी को हम जैक कहते हैं और फीमेल हॉर्स को हम कहते हैं मैरी, ठीक है। अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे तो म्यूल्स का पैदा होगा, ठीक है, म्यूल्स का जन्म होगा, और म्यूल्स क्या है, अनफर्टाइल है, ठीक है। वैसे ही अगर हम मेल हॉर्स का रिप्रोडक्शन फीमेल डोंकी के साथ करेंगे तो हिन्नी होगा, और हिन्नी भी अनफर्टाइल है। और इसका रीज़न हमें किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। उनने कहा था कि अगर सेम स्पीसीज़ में रिप्रोडक्शन होगी तभी फर्टाइल्स बच्चे होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक घोड़ा और गधे के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ के जो ऑफस्प्रिंग्स हो रही हैं, हिन्नी और म्यूल्स जो हो रहे हैं, वो अनफर्टाइल हो रहे हैं, यानी आगे जाके उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और वैसे ही यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे मेल लायन और फीमेल टाइगर का, ये पैदा होंगे टाइगर, ठीक है, तो वो भी अनफर्टाइल होंगे। और वहीं दूसरा बात करें मेल टाइगर और फीमेल लायन का, तो यहाँ पे टाइगॉन होंगे, तो ये सारे स्टेराइल होंगे, यानी अनफर्टाइल होंगे, ठीक है। और वही बात यहाँ पे भी लिख रखी है नोट डाल के, इफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज
विद सिमिलरिटीज ट्राई टू ब्रीड टुगेदर देयर प्रोजेनी विल बी स्टराइल। यानी वही बात है जो इनकी डेफिनेशन थी, आई होप आप समझ गए होंगे। स्टराइल मतलब अनफर्टाइल। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स ट्राई करेंगे ब्रीड करने का तो वो स्टराइल प्रोजेनी ही देंगे, प्रोजेनी यानी बच्चे, ठीक है। तो वही बात है जो ऊपर हमने की, ठीक है। तो चलिए अब चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, द लिविंग वर्ल्ड इज अ वेरी डाइवर्ट एंड कंटेन मिलियंस ऑफ स्पीसीज। डाइवर्ट यानी बहुत सारी, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कंटेन मिलियन ऑफ स्पीसीज, अब ये कितने मिलियन है आप सभी को पता होगा, 1.7 टू 1.8 मिलियन है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल उठ जाता है, तो इसको भी याद रखना ठीक है। कितना मिलियन है, 1.7 से 1.8 मिलियन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, 17 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है इंट्रोडक्शन में। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है, इवन सम ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन सच एज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। अब ये दो वर्ड से मिलकर बनाए, एक्सट्रीमो मतलब होता है एक्सट्रीम, या फिर हार्श यानी बहुत ही खतरनाक एकदम, जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी या बहुत ही ज़्यादा ठंडी ऐसी जगह में पाए जाते हैं। और फाइल्स मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस को जो पसंद करता है उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अगर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिजम्स के बीच में या तो कॉन्फ्लिक्ट होगा या तो कॉपरेशन चल रहा होगा। कॉपरेशन के जैसे आप एग्जाम में अपने दोस्त की हेल्प कर देते हैं तो वो कॉपरेशन हो गया। आप सोचते हैं यार मेरा भाई थोड़ी ना फेल हो सकता है, तो ऐसा सोच के आप कर देते हैं, फिर बाद में वो लाइफ में फेल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, गलत बात। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जैसे टाइगर जो है वो डियर को खा लेता है, तो ये होता है या तो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, या तो आप अपने उसी दोस्त को जानबूझ के गलत बता के उसे फेल कर दें, तो वो आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, फिर वो कहेगा कि आपने क्यों फेल किया, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है, मजाक है हाँ। तो या तो कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कॉपरेशन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो आई होप अभी तक का आपको सब चीज़ क्लियर है। तो चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज लिविंग। तो पहला सवाल इस चैप्टर के अंदर यही आता है कि आखिर लिविंग क्या है। हम कह रहे हैं कि बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है, एक्सट्रीमोफाइल्स पाए जाते हैं, यानी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब इतने हार्श कंडीशन में वो पाए जा रहे हैं तो क्या वो लिविंग है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। तो व्हाट इज लिविंग, ये सवाल हमारे ऊपर मन में आता है। तो यहाँ पे दो तरह के इसके अंदर हम बात करेंगे। पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एक होता है डिफाइनिंग फीचर्स। तो लिविंग के भी दो तरह के फीचर्स हैं, या तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा या फिर एक डिफाइनिंग फीचर्स होगा। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, दे इंक्लूड ऑल फीचर्स फाउंडिंग इन अन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फीचर्स पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वर्किंग, टॉकिंग, etc। अब इसमें डांसिंग लिख देंगे, कोई डांस करता है, कोई ड्राइंग करता है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यानी किसी कैरेक्टर का, यानी आपका कोई दोस्त है उसके जो जो फीचर्स हैं वो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका एक दोस्त के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि उसको ड्राइंग अच्छी आती है और दूसरा जो आपका दोस्त है उसको ड्राइंग नहीं आती, उसे डांसिंग अच्छी आती है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। पर अगर हम वहीं बात करें डिफाइनिंग फीचर्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सच कैरेक्टरिस्टिक सेल्स बी प्रेजेंट इन ऑल 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ये वाली जो फीचर्स होते हैं वो हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। ये 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने के लिए मिलती है विदाउट एक्सेप्शंस, ठीक है, बिना एक्सेप्शंस के 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है। एंड सेल नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग। तो ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाई जाती है। यानी डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हों पर 0% नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। यानी ये है तो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके पास 3 एग्जाम्पल हैं और ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला इसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी के अंदर की केमिकल रिएक्शंस सारी की सारी मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, सब डिस्कस करेंगे अभी आगे। और दूसरा है इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर किसी के अंदर सेल पाए जा रहे हैं तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल होगा तो मतलब वहाँ पे अगर किसी में भी सेल पाए जा रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। और तीसरी चीज़ है कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियस है, यानी अपने आसपास को लेके, अपने आप को लेके। जैसे हम सभी को क्या होता है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से बन के रहना है, अच्छे से रहना है, किसी से कुछ नहीं करना। कॉन्शियस है ना, हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है डिफाइनिंग फीचर्स, ये 3 ही हैं और इन्हें याद रखना, ठीक है। इन्हें अभी आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे थोड़ी बात और कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक फीचर आ रहा है वो है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि कोई छोटी सी चीज़ है वो ओवर द टाइम कुछ बड़ी सी चीज़ बन जाए तो मतलब वो ग्रो हो रही है। तो इसका मतलब बस सिंपल भाषा में यह है। और ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, ठीक है, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो। अब ये ग्रो कैसे करते हैं, बाय सेल डिवीजन। तो सेल का डिवीजन होता है, एक सेल टूट के 2 बनते हैं, फिर 2 से 3 बनते हैं, फिर 3 से 4, ऐसे करके सेल डिवीजन होता रहता है। तो ये ग्रोथ होती है, ठीक है। ओवरऑल इसमें अंदर हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो अगर हम किसी बैक्टीरिया को क्या करें, एक इन विट्रो कल्चर के अंदर रखें, यानी आउटसाइड दी बॉडी एक कल्चर प्लेट के ऊपर हमने एक बैक्टीरिया रख दिया, ठीक है। अब 8 से 10 घंटे के बाद हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हमने जो एक सिंगल बैक्टीरिया रखा था जो हमारी आंखों से दिख भी नहीं रहा था, उसको हमने रखा 8 से 10 घंटे, उसके बाद उसने पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी बना दी, ठीक है।
तो एक अकेले ने पूरी कॉलोनी बना दी, यानी एक बिहारी 100 पे भारी हो गया यहाँ पे। 10⁻6 से लेके 10⁻7 तक के बैक्टीरिया बना दिए, ठीक है, एक अकेले ने। तो चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं कि ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनमें विशेष कर ध्यान दीजिए, ठीक है, स्पेशली। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन ये सारे इंक्लूसिव हैं, यानी सब एक साथ होते हैं किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एमीबा मान लीजिए, उसका एक सेल है। तो अगर हम सेल डिवीजन करेंगे, इसका सेल डिवीजन हो तो इसका मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, 1 से 2 हो गए, यही रिप्रोडक्शन हो गया। सेल डिवीजन भी क्या होता है, 1 से 2 होना, तो सेल डिवीजन ही इसके अंदर रिप्रोडक्शन है। तो यही बात ये कह रहा है कि सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, सब एक साथ होते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज ऑल दीज इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, यानी ये सब एक साथ होते हैं, ठीक है, यही बात है इसकी। और दूसरी यहाँ पे क्या बात हो रही है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं हो पाता, ठीक है। अब ग्रोथ के साथ जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। जैसे आप ही मान लो, आप अभी कितने साल के हो गए, 18 साल के हो गए, आप इतने 1 साल से इतने हो गए, तो क्या आपका रिप्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ ना, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, ज़्यादा खुश मत होइए, ठीक है। और बाकी ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात करें तो इन प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। प्लांट में क्या होता है, जिंदगी भर प्लांट ग्रो करता रहता है, ठीक है। एक टाइम पे आप कहेंगे कि यार जिंदगी भर ये ग्रो कर रहे हैं तो ये आसमान तक क्यों नहीं पहुंच गए। तो देखिए इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे का ये रीज़न है कि ग्रो तो ये कर रहे हैं पर आगे चलते ना इनके टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है, धीरे धीरे ग्रो करने लग जाते हैं और बहुत कम कम ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। उम्र के साथ ही थोड़ा कम कम ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ये आसमान तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये आसमान तक क्यों नहीं पहुंच पाते, तो मतलब आप अटेंटिव होकर क्लास में सुन रहे हो, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें एनिमल्स में, यानी हम में ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, तो हम एक एज तक ही ग्रो होते हैं, पर हमारे अंदर जो डिविजन्स हैं वो अकर होती है कुछ सर्टेन टिश्यू में टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, मान लीजिए ये किसी का हाथ है, ठीक है, मान लीजिए बस, ठीक है, अभी के लिए मेरी ड्राइंग की तारीफ मत करना आप कमेंट में, ठीक है। ये हाथ है, अब किसी को यहाँ से चोट लग गई और इतना पार्ट उसका क्या होगा, खराब हो गया, यानी खून खून हो गया, ठीक है। तो इतने पार्ट में उसके खून खून हो गया, तो अब क्या हुआ कि ग्रोथ तो अब हो नहीं सकती। आपने कहा कि ये तो चले गया बाहर, गिर गया, मतलब कट गया यहाँ से, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा। पर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन अकर होगी, यानी यहाँ पे सेल बनने लग जाएंगी, तो ये टिश्यू जो होगा वो ठीक हो जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हाथ वापस ठीक हो जाएगा, तो ये हमारे अंदर हो सकता है, पर ग्रोथ हमारे अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो यही बात ये हमसे कह रही है और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट करके रख लेना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो कंसीडर एज ग्रोथ। अब किसी का मास बढ़ रहा है तो उसे भी हम ग्रोथ में कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी है, तो इस हिसाब से नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर जाएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज माउंटेन, सैंड माउंट एंड बंडल्स कैन ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। क्योंकि कोई माउंटेन है, मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ ड्राइंग की बेइज्जती कोई नहीं करेगा। खैर ये हमारा एक माउंटेन है, अब इसमें क्या हुआ, मिट्टी जमने लगी, ठीक है, ओवर द टाइम यहाँ पे इसकी सरफेस में मिट्टी जमने लगी, ठीक है, पहाड़ में। तो इसका साइज़ क्या हो गया, पहले से बढ़ गया, ये हो गया इसका न्यू साइज़। इसे मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, ये हो गया इसका न्यू साइज़, ठीक है। तो ये जो इसका इनिशियल साइज़ था ये ब्लैक वाला, तो इससे तो ये बढ़ गया। तो अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसका मास तो बढ़ गया, तो क्या इसने भी ग्रो कर लिया, तो इसका मतलब क्या ये भी हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसी कारण की वजह से ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि डिफाइनिंग फीचर। अगर ये डिफाइनिंग फीचर होता तो माउंटेन ग्रो नहीं कर रहे होते, समझे। तो यही बात है, यहाँ पे इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। वही यहाँ पे भी लिखा है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। क्यों नहीं है, अभी हमने ऊपर बता दिया, क्योंकि माउंटेन भी ग्रो कर रहे थे। और वहीं ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फाइंड इनसाइड। ग्रोथ क्या है, इनसाइड देखने के लिए मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफाइनिंग फीचर बन जाएगा। अगर आउटसाइड से बोलेंगे तो डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर माउंटेन भी ग्रो करने लग गया। पर हमने ये देखा कि अगर कोई ग्रोथ इनसाइड हो रही है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगी, तो इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वाली लाइन को अच्छे से समझ लेना। और लास्ट पॉइंट हमसे ये कहता है कि डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। तो आई होप अभी तक का तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, री यानी अगेन और प्रोडक्शन यानी टू प्रोड्यूस, यानी इसके अंदर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोजेनी आर प्रोड्यूस बाय पेरेंट मोर और लेस सिमिलर टू देम। अब ये मोर सिमिलर कब होंगे, जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आर ऑफ सेम स्पीसीज। जब कोई ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे तब ये मोर सिमिलर होंगे, और लेस सिमिलर ये कब होंगे, ड्यू टू वेरिएशन अमंग पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। तो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो वेरिएशन होगी में क्या होगा, ये लेस सिमिलर होंगे एक दूसरे से। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन तो इजीली समझ आ गई होगी, सब क्लियर है, इजी है, कुछ टफ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ था जिसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। तो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इसे लर्न करना ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे लर्न करना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और यहाँ पे प्रोसेस्ड बाय ऑर्गेनिज्म कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उस रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें फंगी की, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। एक टाइप का जो क्या करता है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वो मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स को फॉर्मेशन करता है और उस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है। और दूसरा टाइप का जो फंगी है वो फ्रेगमेंटेशन करता है। ठीक है, तो इसको भी आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें हाइड्रा और ईस्ट के बारे में, तो हाइड्रा और ईस्ट क्या करते हैं, बडिंग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा अगर हम बात करें प्लेन एरिया यानी फ्लैट वॉर्म की, तो वो क्या करते हैं, ट्रू रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन यानी टूट के फिर दो में बन गए। ठीक है, तो वहीं बात करें कि फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है, तो फंगी शो करता है, फ्लामेंटस एल्गी शो करता है, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूल्स बन रखे हैं यहाँ पे। तो क्रीपी ग्रीन ब्रांच फ्लामेंटस स्टेज ऑफ मोसिस डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, तो ये कहाँ से डेवलप होते हैं, ये स्पोर्स से डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। कौन कौन, म्यूल्स नहीं करते, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स नहीं करते, वर्किंग बीस नहीं करते। तो ये सारे क्या करते हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्किंग बीस लिविंग है, म्यूल्स लिविंग है, ह्यूमन कपल्स जो हैं वो लिविंग है, पर उसके बावजूद भी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो अगर ये लिविंग होकर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो ये बस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हर कोई नहीं दिखाएगा। अगर हर कोई ही रिप्रोड्यूस कर रहा होता और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तब जाके ये डिफाइनिंग फीचर बनता है। ठीक है, 100% लिविंग थिंग करनी चाहिए और 0% नॉन लिविंग, तब जाके डिफाइनिंग बनता। पर ये डिफाइनिंग नहीं हुआ क्योंकि 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो आई होप आपको ये रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक भी इजीली क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म यानी पास बुला रहा है यानी जुड़ रहा होगा, और एक होता है कैटाबॉलिज्म यानी काट दिया, काटाबॉलिज्म। तो इस तरह से आप इसको याद रखना, एनाबॉलिज्म यानी जुड़ रहे हैं, सिंथेसिस हो रही है, और काटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाली बात है यहाँ पे कोने में। ठीक है, नोट करके यहाँ पे जो अलग से लिखी है ये वाली बात ध्यान देने वाली है कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग। तो कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जैसे ये वाली है कैटाबॉलिज्म, तो इसके अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ठीक है, दस देज रिलीज एनर्जी, तो जब बॉन्ड का ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज होगी। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है एंड हैंस दे आर एक्सोथर्मिक और एक्सरजोनिक होंगे। ठीक है, या तो ये एक्सोथर्मिक होंगे या एक्सरजोनिक होंगे। सिमिलरली एनाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होंगी या एंडरजोनिक होगी। ठीक है, तो यही है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सोथर्मिक या एक्सोजेनिक रिएक्शन फॉर्म होगी, यानी हीट का निकलना इसके अंदर से होगा। ठीक, तो यही बात थी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं कैन बी परफॉर्म इन विट्रो, यानी आउटसाइड दी बॉडी हो सकती है, सेल फ्री रिएक्शन ये हो सकता है। ठीक है, और जो भी ये इन विट्रो रिएक्शन इसके अंदर होती है वो सिमिलर होती है हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन से। देयरफॉर ये जो रिएक्शन है वो एक लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो भी रिएक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हम बाहर हम करते हैं इन विट्रो यानी सेल फ्री सिस्टम के अंदर जो भी हम रिएक्शन करते हैं वो एक लिविंग रिएक्शन होती है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हाउ एवर सच इन विट्रो रिएक्शंस आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग व्हेन ट्राइड टू क्लासीफाई। पर ये जो होती है ना, ये वाली चीज़ लिविंग भी नहीं होती, नॉन लिविंग भी नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ये कंटेनर या ये चीज़ जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा था कि ये लिविंग रिएक्शन है तो ये लिविंग होगी। नहीं भाई, ये नहीं होता, ये नहीं होता लिविंग। इसके रिएक्शन ये लिविंग हो सकती है, ये ना लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, पर इसकी रिएक्शन जो होती है वो लिविंग रिएक्शन होती है। तो इस बात का ध्यान देना और इससे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड दी बॉडी हो सकती है इन विट्रो सिस्टम में, यानी सेल फ्री सिस्टम के अंदर, और ये रिएक्शन एकदम हमारी बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन के जैसे ही होती है। इसे आर्टिफिशियली किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, और इसीलिए ये एक लिविंग रिएक्शन होती है। यानी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होती है, हम आर्टिफिशियली भी ये सारी कंडीशन देके ऐसी रिएक्शन कर सकते हैं कि लिविंग रिएक्शन के जैसे एक इन विट्रो सिस्टम के अंदर भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है, हाउ एवर सच इन विट्रो रिएक्शन आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये सिस्टम क्या है, ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये रिएक्शन है लिविंग, पर सिस्टम क्या है, वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। तो एमसीक्यू बनता है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से अपनी कॉपी में अभी नोट कर लीजिए। और इसीलिए मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। आप सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही होंगी, ग्लूकोज टूट रहे होंगे, जुड़े होंगे, हर चीज़ आपके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होगी। तो आप सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही हैं, और किसी भी पहाड़ के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो रही होंगी। पहाड़ के अंदर ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसके ग्लूकोज टूट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता पहाड़ में। तो इसीलिए पहाड़ क्या है, एक नॉन लिविंग है, और किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होती। तो इसीलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर है। तो ये याद रखना, पहले डिफाइनिंग फीचर हमारे पास आ गया है, मेटाबॉलिज्म हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आई होप अभी तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे के जो टॉपिक है इसकी कल वीडियो आ जाएगी। और अगर आप कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो वो वीडियो आ गई होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साइड में आपको एंड स्क्रीन में भी वो देखने के लिए मिल रही होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।